बातों में चीन आने वाले विदेशी निवेश से भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन की भारत में एफडीआई बेहद कम है। भारत में कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। भारत में एफडीआई के मामले में चीन टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। इस मामले में चीन का स्थान साइप्रस, लग्जमबर्ग जैसे छोटे देशों से भी नीचे है। इस साल अप्रैल से भारत ने चीन के एफडीआई पर पाबंदी लगा दी है और सरकार की इजाजत के बिना निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें लगातार भारत चीन के सामानों का बहिष्कार करने में लगा है। ऐसे में बार बार भारतीयों के मन में एक चिंता की बात हो सकती है कि ये निवेश बंद होने से असर क्या होगा। तो यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि मौजूदा हालातों पर चीन से आने वाले निवेश पर भारत में रहने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन की भारत में एफडीआई बेहद कम है। भारत में कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% ही है। भारत में एफडीआई के मामले में चीन टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। इस मामले में चीन का स्थान साइप्रस, लग्जमबर्ग जैसे छोटे देशों से भी नीचे है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पुलिस की पीसीआर वैन में तैनात एक हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई है। 29 जून को इस पुलिस वाले का कोरोना टेस्ट करवाया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी और फिर उसकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हुई है। इस कांस्टेबल को दिल्ली में जब अगर इसमें आंकड़ा जोड़ लेते हैं तो अब तक पुलिस वालों की कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 पहुंच चुका है, यानी कि 10 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। और अब ये जो जानकारी आ रही है कि वैन में ही पुलिस की इस हेड कांस्टेबल की मौत हुई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अक्षरधाम मंदिर के पास कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बन रहे कोविड सेंटर का दौरा किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में करीब 500 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे एलएनजेपी अस्पताल से जोड़ा गया है। इस कोविड सेंटर में डॉक्टरों और नर्सों के लिए रहने का इंतजाम भी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 480 बेड्स का सेंटर बनाया जा रहा है। इसको एलएनजेपी हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बेड्स का बहुत बड़े स्तर के ऊपर एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग वार्ड है, मेल्स के लिए अलग वार्ड है, ऊपर डॉक्टर्स और नर्सेज के रहने की जगह है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में डीपीएस स्कूल ने 50 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। स्कूल ने इन लोगों को काम नहीं करने के आरोप में नौकरी से हटाया है। शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों का आरोप है कि इस फैसले के बारे में उनसे बात तक नहीं की गई और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश जारी करते हुए 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। तो कोरोना काल में इस तरह की खबर, नौकरी लोगों की चली जाना, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जो डीपीएस स्कूल की तरफ से सामने आई है, जिसमें 50,000 शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। 26 तारीख को लेटर आता है कि आप टर्मिनेट हो गए हैं और 1 जुलाई तक आप क्लियरेंस ले लीजिए। तो ये क्या सही है स्कूल की तरफ से, जिसने 15 साल दिए अपने जिंदगी के, उसके लिए क्या सही है कि एक दिन में आप बोल देंगे आप टर्मिनेट कर दिए गए हैं, आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है और कोई रीजन नहीं दिया गया है इस चीज के लिए। बस हम इतना चाहते हैं कि हमें अपनी नौकरी पे वापस ले लिया जाए। बिल्कुल जो है उन्हें सेवा से बाहर कर दिया है, इस तरीके का उन्होंने प्रत्यावेदन दिया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पैड पे मुझे मिला है। इसके साथ एक नीचे भी लेटर लगा हुआ है जो डीएम महोदय को संबोधित है। इसमें जहाँ तक मुझे पता है, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब का भी फोन आया था, उन्होंने जांच के लिए ज्वाइंट जांच दी है इसमें, बीएसए साहब और डीआईएस दोनों को। तो इसकी जांच के लिए टाइम दिया जाएगा, कम से कम 1 दिन का टाइम देकर परसों इसकी सुनवाई करेंगे दोनों की और उसके बाद ये निर्णय दिया जा सकेगा। उन्होंने ज्ञापन मुझको दिया कि जिसमें उन्होंने बताया कि वो लंबी अवधि से वहाँ काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, और अचानक उनको नौकरी से बाहर कर दिया बिना किसी कारण के। मैंने उनके ज्ञापन को जिलाधिकारी को अग्रसारित किया, जिलाधिकारी से फ़ोन पर बात की, उनसे कहा कि आप इनके मुद्दे को सुनिएगा और इस पर निर्णय लीजिएगा।
इधर तमिलनाडु के कडलूर जिले में सरकारी कंपनी नेवेली लिग्नाइट के एक प्लांट के बॉयलर में हुए धमाके में 6 लोगों की जान चली गई है। 13 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी धमाके की वजहों का पता नहीं चल पाया है। 3 महीनों के भीतर इस प्लांट में ये धमाका दूसरी बार हुआ है। प्लांट के अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। तो तमिलनाडु के कडलूर से ये खबर सामने उस वक्त आई जब धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। जानकारी है कि नेवेली लिग्नाइट के एक प्लांट के बॉयलर में धमाका हुआ है जिससे 6 लोगों की जान गई है। 13 लोग घायल हुए हैं। अभी धमाके की वजहों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन 3 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है जब इस तरह का धमाका हुआ है। अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश ज़रूर दे दिए गए हैं, लेकिन 6 लोगों की जान इस हादसे में गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। आतंकियों की फायरिंग में 3 सीआरपीएफ के जवान घायल भी हुए हैं। वहीं एक नागरिक भी गोली लगने से उसकी मौत हुई है। सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की। सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की है। जिस टाइम में सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था, उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर्स ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। कश्मीर में आतंकी मासूमों के सामने भी नहीं पसीज रहे हैं। सोपोर में भी आतंकियों का क्रूर चेहरा दिखा जब फायरिंग में एक 3 साल का मासूम फंस गया। आतंकियों ने 3 साल के मासूम के बुजुर्ग रिश्तेदार को निशाना बनाया। इस दौरान इस मासूम के लिए सुरक्षा बल मसीहा बने और बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला और उसके परिवार तक पहुंचाया। कुछ ही दिन पहले एक 9 साल का मासूम भी आतंकियों का शिकार बना था। लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। तो किस तरह से आतंकी अब मासूमों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें। कश्मीर में आतंकी मासूमों के सामने भी नहीं पसीज रहे। सोपोर में भी आतंकियों का एक क्रूर चेहरा दिखा, जिसमें मसीहा बनकर जवानों ने इस बच्चे को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल के मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। भारत के कोरोना आंकड़ों पर आइए नजर डाल लेते हैं। मरीजों का आंकड़ा 5.25 लाख के पार हो गया है। देश में अब 5,85,493 ये आंकड़ा पहुंचा है। वहीं इनमें 3,47,979 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 17,400 लोगों की जान गई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,20,114 एक्टिव केस हैं।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,75,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 90,000 के पार हो चुके हैं। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 87,000 से ज्यादा हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम अब आ गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 23,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 1,04,50,000 से ज्यादा है, जिनमें 53,36,996 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 5,10,632 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 46,03,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां पर कोरोना के मरीज 26,34,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 14,02,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,46,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 5,85,000 से ज्यादा है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,14,000 से भी ज्यादा है। और इधर असम की बात कर लेते हैं, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी समेत वहां की कई नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। पानी इतना भर गया है कि सड़कें, खेत, मैदान दूर दूर तक नजर नहीं आया, जबकि मकान भी पानी में कई फीट तक डूबे हुए दिखे। सिर्फ ऊंचे पेड़ ही पानी के ऊपर दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े बर्तनों में बैठकर नदी बाढ़ के पानी को पार करते दिखे। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि असम के 23 जिले प्रभावित हैं, जबकि 2000 से ज्यादा गांव पानी से तबाह हो चुके हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा है, जिससे जानवरों को परेशानी हो रही है। दूर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है, जिसमें कई एकड़ जमीन पानी में डूबी है। नेशनल पार्क में पानी भरने की वजह से जानवर सड़क पर दिखने लगे हैं। प्रबंधन एक रेस्क्यू टीम बनाकर जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश में जुटा है। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें, जहां पर 70% जो इलाका है वो पानी की जद में है और सिर्फ 30% हिस्सा ही है जो समतल बचा हुआ है, जहां पर पानी का असर नहीं है। लेकिन जानवर परेशान हैं और इस परेशानी के बाद वो इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम लगाई गई है ताकि इन जानवरों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। यूपी के बलिया की तस्वीरें, जहां घाघरा नदी का पानी बारिश की वजह से उफान पर आ गया है। नदी में पानी गिरने से किनारे की जमीन कटने लगी है। नदी के आसपास के कई एकड़ जमीन पानी में डूबी है, जबकि कटाव की वजह से एक पेड़ नदी के पानी में गिर गया। जमीन कटने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। नदी के पास रहने वाले लोगों में परेशानी है इस बात की कि ये कटाव बढ़ता जा रहा है और अगर ये और बढ़ा तो इनके घरों तक ये कटाव पहुंच जाएगा और इनके घरों को भी नेस्तो नाबूद कर देगा। लोगों की शिकायत ये भी है कि समस्या की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ये समस्या बड़ा रूप अख्तियार किसी भी वक्त कर सकती है। एमपी के आगर मालवा में बारिश की वजह से नदी नालों में पानी उफान पर आ गया है, जिसके बाद पानी सड़कों और पुलिया के ऊपर से बहने लगा। पानी के बहाव के बीच गाड़ियां गुजरती रही। लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियां लेकर वहां से गुजरते दिखे। गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। सड़क पर तेज पानी के बहाव के बीच एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरती दिखी। देश भर में दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक चल रही है।
गृह मंत्रालय में हो रही इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और गृह सचिव भी शामिल है। आज से शुरू हुए अनलॉक 2 में दिशा निर्देशों के देश में सख्ती से पालन पर भी ये बैठक हो रही है, जिस पर चर्चा मुमकिन है। और खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी 3 जुलाई लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ लद्दाख जा सकते हैं। रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना के बड़े अफसरों से मिलकर एलएसी पर हालात की जानकारी लेंगे। राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल में भर्ती जवानों का हाल जानने के लिए भी वहां जा रहे हैं। इससे पहले एमएम नरवणे आर्मी चीफ गए थे अपने 2 दिन के दौरे पर, जिसमें उन्होंने चीन और भारत के बीच जो झड़प हुई थी उसमें घायल जवानों से मुलाकात की थी और एलएसी पर अफसरों से मुलाकात करके बातचीत करके हालात को जाना था। और अब जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्री 3 जुलाई को यानी कि परसों जा सकते हैं लद्दाख दौरे पर।